यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि आपको अपने सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। आपने ये कई बार सुना होगा कि हमें डाइवर्सिफाइड एसेट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को रखना चाहिए या उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें कि हम इक्विटी के अलावा कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक जो नाम आता है वो है बॉन्ड्स का। आज बॉन्ड्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे कि कैसे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर बॉन्ड्स होते क्या हैं। बॉन्ड्स जो हैं ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि फिक्स्ड इनकम मिलती है हमें इन इन्वेस्टमेंट्स में। फिक्स्ड इनकम कैसे मिलती है? क्योंकि हमें बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलता है जो फिक्स्ड होता है। वो मार्केट फ्लक्चुएशन से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा मिलेगा। मार्केट नीचे होगी तो भी मिलेगा, ऊपर होगी तो भी मिलेगा। दैट इज फिक्स्ड and that is why we call them fixed income instruments. Now these are debt instruments. Debt से हमारा क्या मतलब है? Debt से मतलब हमारा है borrowing से। बॉन्ड्स क्या होते हैं? अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू कंपनीज या गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है और बदले में आपको इंटरेस्ट देती है। कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो इक्विटीज से पैसे रेज नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है। तब वो क्या करती हैं? वो डेट इंस्ट्रूमेंट से मनी को रेज करती हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो एक बॉन्ड इशू करती है लेंडर को, जो कि मनी को लेंड कर रहा है। वो लेंडर आप भी हो सकते हैं अगर आप कंपनी के बॉन्ड को खरीदते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बॉन्ड इशू करती है, पैसे रेज करती है लेंडर से और उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें देती है सेमी एनुअली या एनुअली बेसिस पर। वो जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू का एक परसेंटेज होता है। चलिए यहाँ तक आपको बॉन्ड्स की बात समझ में आ गई। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी वो डेट होती है जब बॉन्ड जो है वो मैच्योर होता है, यानी कि जब प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ता है। जब आपसे कंपनी पैसे बोरो कर रही है तो वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे रही है। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के अलावा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो आप कंपनी को देते हो, कंपनी को लेंड करते हो, वो आपको मैच्योरिटी के वक्त वापस करते हैं, यानी कि उस वक्त वापस करते हैं जब बॉन्ड जो है वो मैच्योर होता है। बहुत बार जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी 5 ईयर की मैच्योरिटी होती है, 12 साल की मैच्योरिटी होती है। तो जितने भी साल की मैच्योरिटी है उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को वापस किया जाता है कंपनी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये होती है मैच्योरिटी, या इसे मैच्योरिटी डेट भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कूपन रेट की। कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट होता है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, बॉन्ड्स की टर्मिनोलॉजीज में हम इंटरेस्ट रेट को कूपन कहते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली एनुअली बेसिस पर मिल रहा है वो कुछ नहीं बल्कि एक कूपन रेट है। ये कूपन रेट जैसे कि मैंने आपको बताया फिक्स्ड होता है। इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज ऑन फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एक वैल्यू, फेस वैल्यू होती है जो कि पहले से डिसाइड कर दी जाती है बॉन्ड को इशू करने से पहले, और बॉन्ड उसी फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। तो अब हमने बात कर ली कूपन रेट की। अब हम बात करेंगे रिडेम्पशन वैल्यू की। रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है? रिडेम्पशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे जो बॉन्ड है वो रिडीम होता है मैच्योरिटी के वक्त। अब ये जो रिडेम्पशन वैल्यू है ये रिडेम्पशन एट पार हो सकती है, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट हो सकती है और रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो सकती है। रिडेम्पशन एट पार तब होगा जब जो बॉन्ड है वो अपनी फेस वैल्यू पर रिडीम किया जाता है। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट तब होता है जब फेस वैल्यू से नीचे बॉन्ड रिडीम किया जाता है। रिडेम्पशन एट प्रीमियम तब होता है जब फेस वैल्यू से ऊपर, यानी कि एक प्रीमियम पे जो बॉन्ड है उसको रिडीम किया जाता है। ये हमने बात कर ली रिडेम्पशन वैल्यू की। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज दैट आर रिलेटेड टू बॉन्ड। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड, ये आपको टर्मिनोलॉजीज जरूर पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे
टाइप्स ऑफ बॉन्ड की। जी हाँ, हमारे पास काफी सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो पहला बॉन्ड है हमारे पास वो होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। Convertible bonds are those bonds which can be converted into equities। जी हाँ, ऐसे भी bonds होते हैं जिन्हें एक समय के बाद equity में convert किया जा सकता है, उन्हें हम convertible bond कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं municipal bonds की। ये जो bonds होते हैं ये municipality issue करती है। ये basically fund raising development projects के लिए जो कि municipality raise करती है। municipality bonds के अलावा GSEC bonds भी होते हैं। GSEC bonds का मतलब होता है government securities। These bonds are issued by RBI on behalf of government। बात करें हमारे अगले टाइप ऑफ बॉन्ड की तो वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स व्हिच आर इश्यूड बाय कंपनीज। अब कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज भी अपनी फंड रेजिंग के लिए बॉन्ड्स को इशू करती हैं। जब वो अपनी शेयर होल्डिंग को और डाइल्यूट नहीं करना चाहती तो वो क्या करती हैं? किसी बैंक के पास नहीं जाती हैं बल्कि आपसे जो है पैसे रेज करती हैं बॉन्ड्स के थ्रू और आपको इंटरेस्ट पे करती हैं। तो ये हमने बात कर ली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। अब हम बात करते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स की। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिन पे आपको कूपन रेट नहीं मिलता। आपको जो वैल्यू पे बॉन्ड आपने खरीदा है उससे ज्यादा वैल्यू पे वो जो बॉन्ड है वो मिलता है मैच्योरिटी के वक्त, और उस वैल्यू में जिस पर आपने खरीदा है और जो मैच्योरिटी पर उसकी वैल्यू होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। इसके अलावा हमारे पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। देयर आर वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर फिजिकल गोल्ड। तो अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी खरीद सकते हैं। हमारे पास इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स भी होते हैं। ये बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड्स होते हैं? दे बीट द इन्फ्लेशन इन द मार्केट। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो आपको जो रिटर्न्स देते हैं वो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। अब हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। अब हम कुछ रिस्क देख लेते हैं जो कि एसोसिएटेड है बॉन्ड्स के साथ। वैसे तो बॉन्ड्स को रिस्क फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रिस्क हैं जो कि बॉन्ड्स के अंदर भी होते हैं। अगर हम बात करें उन रिस्क की तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है रिस्क वो होता है क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है कि बहुत बार कंपनी आपसे जब पैसे रेज करती है तो मैच्योरिटी के वक्त अगर वो आपके पैसे वापस ना करे, डिफॉल्ट कर जाए, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को ना दे पाए, तो उसे क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क कहा जाता है। ये ज्यादातर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के साथ होता है क्योंकि कंपनीज बहुत ज्यादा अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो डिफॉल्ट कर सकती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये रिस्क थोड़ा लो रहता है क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ ऐसा डिफॉल्ट नहीं करेगी। अब इसके अलावा हमारे पास होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब है कि बहुत बार आप बॉन्ड को जब सेल करने जाते हो, बॉन्ड को भी आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, तो जब आप बॉन्ड को सेल करने जाते हो तो आपको परचेज करने वाले बॉन्ड को नहीं मिलते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क कि आपको जब बॉन्ड को बेचना है तो आपको बायर्स नहीं मिल रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट लिक्विडिटी रिस्क रेफर्स टू। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है कि जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देती है तो जो बॉन्ड है उसका प्राइस गिर जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज कर देती है तब बॉन्ड्स के जो प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके अलावा होता है एक कॉल रिस्क कि कई बार जब बॉन्ड्स को इशू किया जाता है तो उनमें कॉल प्रोविजन होता है। कंपनी क्या करती है? एक कॉल प्रोविजन लगा देती है। ये कॉल प्रोविजन ये होता है कि वो जब भी चाहे कॉल करके बॉन्ड को जो है रिडीम कर सकती है, और आपको तभी बॉन्ड को रिडीम करना पड़ेगा। आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देंगे, आपका जो भी कूपन बनेगा वो भी आपको मिल जाएगा, और बॉन्ड उसी समय पर जो है वो रिडीम हो जाएगा। ये कॉल रिस्क होता है। तो ये हमने जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं बॉन्ड्स के साथ उनकी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे यील्ड के बारे में। जी हाँ, जब भी हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि उस बॉन्ड ने इतने % यील्ड दिया है। तो आखिर क्या होता है ये यील्ड? व्हाट इज यील्ड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स? तो यील्ड इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट यू गेट व्हेन द बॉन्ड्स गेट मैच्योर्ड। जो भी मैच्योरिटी के वक्त आपको टोटल रिटर्न मिलता है। जब मैं टोटल रिटर्न की बात कर रही हूँ तो वो टोटल रिटर्न जो कैपिटल गेन्स है उनको भी इंक्लूड करता है और कूपन रेट्स को भी इंक्लूड करता है। जो कैपिटल गेन है वो कैसे होगा? अगर जो बॉन्ड है वो प्रीमियम या डिस्काउंट पर रिडीम करते हैं तो जो टोटल रिटर्न है वो चेंज हो जाता है। अगर आप बॉन्ड को प्रीमियम पर रिडीम कर तो जो आपका यील्ड होता है वो इंक्रीज हो जाता है।
तो कैपिटल गेन्स प्लस कूपन रेट इज व्हाट द टोटल रेट ऑफ रिटर्न रेफर्स टू, और इसे ही हम यील्ड कहते हैं। अब अगर जो बॉन्ड है वो पार पर ही रिडीम होता है तो जो यील्ड होता है, जो टोटल रिटर्न होता है, वो क्या होता है? कूपन रेट प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट इज व्हाट इज टोटल रिटर्न इन केस ऑफ रिडम्पशन एट पार। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यील्ड और कूपन रेट में डिफरेंस क्या होता है। यील्ड और कूपन रेट में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो यील्ड होता है वो कीप्स ऑन चेंजिंग एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बट जो कूपन रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। Coupon rate is fixed throughout the tenure of the bond, but the yield keeps on changing depending upon the price of the bond. तो ये बात कर ली हमने yield versus coupon की। अब मैंने सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर दी हैं when it comes to investing in bonds। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। So that's it for today's video। मिलते हैं अगले वीडियो में।